नमस्कार दोस्तों। अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा शानदार बनने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय दूंगा तो शायद एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। अभय शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभय शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। धन्यवाद बहुत बहुत। अभय शर्मा जी का छोटा सा एक परिचय दे दूं। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वो आज़ाद हेल्थ क्लब नाम की एक संस्था चलाया करते थे और बच्चों में हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा करते थे। फिर मैंने उनको उनका एक दूसरा रूप भी देखा जब वो क्षेत्र के विधायक के पीए बनकर इस शहर को विकास के मोड़ पर ले जाने का काम कर रहे थे। फिर अब उनका ये तीसरा रूप जो हमें दिखाई दे रहा है वो है शिक्षक का रूप है। और उसी शिक्षक के रूप में जब उनको पुरस्कार मिलते हैं और वो पुरस्कारों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं उन्हें पॉडकास्ट में बुलाऊं। मैं उन पुरस्कारों के बारे में बताना चाहूँगा जिसे बताया गया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में आयोजित कई कार्यक्रमों में उनको महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, कर्मयोगी सम्मान, विश्व बंधुत्व पुरस्कार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेस्ट टीचर अवार्ड, गुरु चाणक्य बेस्ट टीचर अवार्ड, राष्ट्रीय नवाचार शिक्षक पुरस्कार, राजमाता जीजाबाई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय निर्माता सम्मान, सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकॉन टीचर अवार्ड, राष्ट्रीय बाल रक्षक अवार्ड, राष्ट्रीय जीवन गौरव अवार्ड, और हाल ही में अहिल्याबाई की जो इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक संगोष्ठी विद्यार्थी और नैतिक शिक्षा पर जो इनका व्याख्यान था, उसमें भी पुरस्कार मिला है। और आज का जो पॉडकास्ट का मेरा विषय वैसा था कि शिक्षक और उनकी जो कहना चाहिए कि चुनौतियां हैं वो था। लेकिन अभी मैंने जो विषय चेंज किया है वो है विद्यार्थी और नैतिक शिक्षा, क्योंकि इसी पर अभय जी बोल कर आए हैं। और तो मैं बहुत ज़्यादा इसको आगे ना वो करते हुए मैं अभय जी के पास ही सीधा पहुंचता हूं। अभय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको पुरस्कारों की एक बहुत लंबी लिस्ट जो है धन्यवाद, सब आप ही आपने लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। जी, आपकी मुस्कुराहट जो है वो शुरू से ही एक प्रेरणा का काम करती रही है। और कभी आपके चेहरे पे मैंने तनाव नहीं देखा है। तो एक शिक्षक के अंदर ये जो एक सबसे बड़ा गुण होता है वो यही होना चाहिए कि उसकी सरलता सहजता हो। तो आज का अभय जी हम जो विषय लेने जा रहे हैं वो है शिक्षक, अ, नैतिक शिक्षा, है ना। नैतिक शिक्षा के ऊपर हम बच्चों की के ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इन पुरस्कारों के बारे में आप ही से जानना चाहूँगा कि इन पुरस्कारों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले, वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं। अ, हम सब जानते हैं कि हम सब लोगों ने कोविड महामारी का सामना किया था। जी। वो समय ऐसा था जब हम अपने विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, हम्म। विद्यार्थी हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हम्म। और जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है, हम्म। तो ऑनलाइन क्लासेस हमने ली थी। हम्म। उस समय ये हुआ था कि अचानक से मेरा एक जुड़ाव हुआ संगठन है बाल रक्षक प्रतिष्ठान। जी। जब मुझे ये पता लगा कि ये महाराष्ट्र में काम कर रहा है हम्म। और ये वो संगठन है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो किन्हीं कारणों से स्कूल्स में नहीं पहुंच पाते हैं, जी। उनको वापस लाने का ये काम करता है। हम्म। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी काम से मुझे भी जुड़ना चाहिए। जी। जब मैं उससे जुड़ा तो मुझे पता लगा कि उस काम के साथ साथ वो संगठन क्या करता है कि बच्चों को ऑनलाइन ज्ञान भी देता है। जी। और वो समय था जब हमें ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ रही थी। जी। उस दौरान मैं उनसे जुड़ा। हम्म। और जुड़ने के बाद मैंने अपने लोकल के जो कई सारे बच्चे हैं, हमारी जो टीचर्स हैं, हमारी जो क्लासेस हैं, हम्म। उनको भी ऑर्गेनाइज किया। हम्म। और सबसे शुरुआत जब हुई थी बाल रक्षक प्रतिष्ठान से मेरी, तो महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था और हम्म। उसमें मुझे ऑनलाइन लेक्चर देने का मौका मिल रहा था। जी। जी। अब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम हुआ। हम्म। और मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, उन लोगों को मेरी कौन सी बात प्रभावित कर गई हम्म। कि तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम्म। जब कोविड महामारी खत्म हुई हम्म। उस दौरान उन्होंने हमें वर्धा में बुलाया, वर्धा महाराष्ट्र में। हम्म। और वहां बुलाने के बाद सबसे पहला जो मुझे मुझे पुरस्कार दिया था, हम्म। वो राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया था। जी। और वहां से मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर सबको देता है और यदि आप मेहनत करते हो तो मेहनत कहीं ना कहीं आपको परिणाम तो देती ही देती है। जी। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद मैं इन कार्यक्रमों से जुड़ा रहा। हम्म। इसके बाद मैं हिंदुस्तान के 7 राज्यों में हम्म। करीब 11 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मुझे प्राप्त हुए हैं। हम्म। और हाल ही में, जैसा आपने बताया कि
राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठी इंदौर माता अहिल्या की जी नगरी में जी हुई थी। जी जी। वहाँ मुझे विद्यार्थी और नैतिक शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया गया था, और इसके साथ ही एक कविता पाठ भी मैंने किया था, जी जी। और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। हम्म। और फिर आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के स्नेह से वहाँ पर महादेवी वर्मा राष्ट्रीय लेखक और साहित्यकार पुरस्कार मुझे मिला है। बहुत बढ़िया, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हूँ। जी धन्यवाद। तो उस कविता के सिर्फ दो शब्द सुना दें, क्योंकि कविता तो लंबी चुकी है तो उतना समय अपन इसमें वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कविता के यदि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, मैं ऐसा लेखक तो नहीं हूँ, हम्म। लेकिन समय अनुसार मैं कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ, और वो लिखता केवल बच्चों के लिए हूँ। हम्म। तो जब मैंने ये देखा कि बच्चों में कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी आ रही है, शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान में कमी आ रही, तो मैंने ये कविता लिखी। और उसकी जो लाइन जो है वो यही है कि शिक्षक की महिमा तो देखो, हम्म। शिक्षक की महिमा तो देखो, हम्म। बनाते विवेका कृष्ण और राम। बहुत बढ़िया। शिक्षक की महिमा तो देखो, बनाते विवेका कृष्ण और राम। शिक्षक तो है इस धरती की आन बान और शान। बहुत शानदार, बहुत ये शानदार। दो पंक्तियां थी, और इसी को लेकर के पूरी वो जी कविता जी जी। पाठ मैंने किया था। बहुत बढ़िया। अब हम मूल विषय पे आते हैं, और मूल विषय हमारा ये है कि आज जो नैतिक शिक्षा की कमी, आप जैसे आप भी महसूस कर रहे होंगे, और मेरा ऐसा मानना है शिक्षक आज चुनौतियों से घिरा हुआ है। क्योंकि बात वहीं आ रही है कि नैतिक शिक्षा का बहुत अभाव दिखाई दे रहा है। तो अभय जी, क्या कारण है कि ये आज हमारा भारत शिक्षा का एक नया पैमाना तय कर चुका है, इसके बाद भी जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ पा रही? क्या कारण? ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, आप भी उसी एज ग्रुप से हैं, तो उस समय हम लोग को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते थे, मॉरल साइंस की बुक चलती थी। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ इस चीज में कमी आई, और आज हम देख रहे हैं बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन तो दे रहे हैं, पर मॉरल साइंस या मॉरलिटी की तरफ हम लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो जब बच्चे को वो चीज बताई नहीं जाएगी, उसको पढ़ाई नहीं जाएगी, तो कहाँ से वो चीज उसमें आएगी, कहाँ से वो संस्कार डेवलप होंगे? माता पिता इतना समय बच्चों को नहीं दे रहे हैं कि वो इन बातों को करते। तो मैं समझता हूँ ये मुख्य कारण है। और अब ये पूरा दायित्व फिर एक बार से समाज के तरफ से अगर हम बात करें, तो फिर शिक्षकों के ऊपर आ गया है कि वो नैतिक शिक्षा पर ध्यान दें। बच्चों को जितना समय उनके पास मिलता है, नैतिकता पे बात करें, संस्कारों पे बात करें, और केवल एकेडमिक नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने में भी उनको प्रोत्साहित करें, ऐसा मेरा मानना है। आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम बच्चों को शिक्षा देने की बात करते हैं तो मूल समस्या आती है पेरेंट्स की। आज पेरेंट्स किताबी ज्ञान के अलावा वो कुछ शिक्षा नहीं चाहते हैं। ऐसा मैंने कई जगह महसूस किया है कि आप पेरेंट्स की आज जो स्थितियां बन गई है, तो वो नैतिक शिक्षा की पे उनका रुझान कम है। वो तो ये चाहते हैं कि जो कोर्स की बुक्स हैं वो पढ़ाओ, इसके अलावा और वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी के माध्यम से आप कुछ सिखाना चाहते, कुछ कराना चाहते हैं, तो वो शायद उसमें इंटरेस्ट उनका कम लगता है। क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ, यदि हम पेरेंट्स को बुला के उनसे यदि बात करें, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर जाए। जहाँ मैं अभी वर्तमान में जिस जगह पे मैं पोस्टेड हूँ, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर हम लोग पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बात सही है कि हम 500 पेरेंट्स को बुलाते हैं, 50 भी नहीं आते, लेकिन 50 पेरेंट्स जो आते हैं, जब हम उन लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी होते हैं, और इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि नहीं साहब, आप जो कह रहे हो हम कोशिश करेंगे। कितनी कोशिश करेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन कम से कम उनके दिमाग में ये बात बैठती है। तो जब हम उनसे कनेक्ट ही नहीं होंगे, जब हम उनसे ये बात करेंगे ही नहीं, तो सीधी सी बात है, उनके दिमाग में जो बात है वो वही मानेंगे। लेकिन हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम उनसे कनेक्ट हो, नैतिकता के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम तो मिलेगा। क्योंकि अब हम समाज को सुधारने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, अपन ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का हम बीज रोपण कर पाएं? मेरा इसमें यही कहना है कि अगर मैं अपने स्कूल से रिलेटेड बात करूं, तो जब हमारी असेंबली होती है, तो शासन के निर्देश होते हैं, उनका पालन करते हुए भी हम कुछ समय ऐसा निकालते हैं, बच्चों से नैतिकता की बात करते हैं। जैसे जब हम बच्चों से बात करेंगे, तो हम कहेंगे हमारे स्कूल में, जो अपने स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप हमारे स्कूल में एंटर होंगे, तो सामने गुफा मंदिर है। उस गुफा मंदिर में
भगवान विराजे हैं, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ, जैसे ही आप इस विद्यालय में आते हो, ये विद्यालय आपका मंदिर है। जब आप मंदिर आए तो मंदिर में पहला काम क्या होगा? मंदिर में सीधी सी प्रणाम बात है, करें आप आप। प्रणाम करेंगे जो भी देवी देवता बैठे हैं। अब सामने आपके चूंकि साक्षात विराजे हैं भोलेनाथ, आप उनको प्रणाम करिएगा। वो बच्चे हमारे कुछ बच्चों ने करना शुरू किया। जब आप विद्यालय में एंटर होते हैं, जब हम देखते हैं कि हम मंदिर में जब जा रहे हैं तो सीढ़ी को प्रणाम करें, तब हम सीढ़ी ऊपर पर चल, पैर रखते हैं। बिल्कुल हम ठीक है। ये बात बच्चों को बताते हैं। फिर हम उनसे ये कहते हैं कि भाई, अच्छा कुछ बच्चे होते हैं उद्यमी किस्म के, पीछे बैठेंगे, वो लोग बातचीत करेंगे, टीचर्स पर ध्यान नहीं देंगे। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप ये मान के चलना, मैं तो अपने ही उदाहरण देता हूँ कि मैं इस विद्यालय के सबसे खराब टीचर हूँ। मैं कितना भी खराब टीचर हूँ, लेकिन यदि आप सबसे खराब टीचर के लेक्चर को भी अटेंड रेगुलर करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप पास 100% हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक ये बात मैं है। ऐसा मान के चलता बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि ये चीजें लेकिन हमको बताना पड़ेगी। बताना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात ये बात हम उनसे बात करते हैं। फिर हम उनसे ये कहते हैं, आप ये बताइए, आप में से ऐसे कितने बेटा या बेटी हो जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हो? तो एक दो ही होते हैं, नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। जानते हैं आज इस की बात आज को। की युग में तो संभव ही होता ही नहीं नहीं है, है। क्योंकि फिर हम उनसे ये बात कहते हैं कि भाई, आप जब सुबह उठो, उठने के बाद सबसे पहला जो काम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। हम ये मानते हैं आपके प्रणाम करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन माता पिता के अंदर जो खुशी होगी ना, उनको ये लगेगा कि नहीं, हम हाँ। बच्चे को जहां भेज रहे हैं, बच्चे को जो संस्कार मिल रहा है वो सही मिल रहा है। बहुत सही ये बात। बात हम बेटियों से कहते हैं कि जब शाम को आपके पिताजी किसी भी काम धंधे से, दुकान से, नौकरी से वापस आते हैं, आप पास में आकर बेटी से कि आप पूछो पापा से कि पापा, आपको एक गिलास पानी लेके आऊं, एक कप चाय बना दूं क्या? या आप उनके सिर पे हाथ रख के थोड़ा दबाने का प्रयास करो कि पापा आपको, तो मैं आपका सिर दबा दूं। वो खुशी पिता को मिलेगी, वो खुशी माता को मिलेगी, जिसकी कल्पना हमारे बच्चे कभी नहीं कर सकते। ये बात हम बच्चों से करते हैं। आज स्थिति ये है, आज का जो टीनेजर्स है, आज के पिता की जहाँ बात कर रहे हैं, वो ये इस स्थिति में पिता पहुँच गया है कि बच्चों को यदि डांट दिया, वो बात करना बंद कर देते हैं। अब इसमें उस पिता के संस्कारों की कमी है, और या कि उसकी एजुकेशन की का प्रभाव है। आज इतना आप देखिए कि आप पिता ने डांट भी दिया ना, तो बच्चे उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं, महीनों महीनों बात नहीं करते हैं, सिर्फ जरा सा कहने में। और एक तरफ आप कह रहे हैं उनसे पानी की पूछ लो, तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा सुधार की बात है। लेकिन मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ कि जो आज टीनेजर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम ये कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। पिता ने डांटा, ठीक है, कोई कारण हो सकता है, बच्चे टीनेज में है इस समय, उनके अंदर के जो बाल होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो तो आसमान को छूने वाली होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पिता से वो अगर मान के चलिए नाराज है, बात नहीं कर रहा, तो ये माँ की ड्यूटी बनती है। माँ उससे बात करे, बात क्या है, बताएं कि तेरी एजुकेशन, जिस एजुकेशन को पढ़ के तू ऐसा कर रहा है, उस एजुकेशन के लिए तेरे पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये माँ की यहाँ ड्यूटी बनती है। या माँ से यदि वो बेटा या बेटी नाराज है, तो पिता की ड्यूटी बनती है। और यदि वो दोनों से नाराज है, तो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ कि अंततः अल्टीमेटली वो ड्यूटी फिर टीचर की ऊपर आ जाती है। बहुत सही बात है। टीचर उस बच्चे से बात करे, यदि माता पिता कहते हैं तो बेटा ऐसा नहीं, ऐसा, या जो भी उस समय की स्थितियां हैं, फिर टीचर उनसे बात करके उसको सही लाइन फॉलो करा। ये ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सही बात है। अच्छा, अब चूंकि संस्कार की और नैतिक शिक्षा की बात चल रही है, तो ये पाउच खाना, गुटखा खाना, ये नैतिक शिक्षा में आता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं अपने मीडिया से। मीडिया माने सोशल मीडिया से, ठीक है, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। क्योंकि आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि 60% बच्चों का मॉडल हो सकता है उनका टीचर हो, लेकिन 40% बच्चों का मॉडल आज भी कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस है। जब वो अपने एक्टर को, अपने एक्ट्रेस को किसी इस तरह के विज्ञापन में देखते हैं, एड में देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रभावित होते ही होते हैं। अब हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम भी उनको पता है। तो यहाँ फिर माता पिता की ड्यूटी बनती है कि उनको ये बात समझाएं, भाई तू गुटखा खा रहा है, पाउच खा रहा है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तेरे मुंह का कैंसर हो सकता है। अब लेकिन मैं यहाँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको एक चीज पे, कि बच्चों को तो हम किसी न किसी तरह समझा देंगे, हम उन शिक्षकों के लिए क्या करेंगे कि जो खुद मुंह में गुटखा भरे हुए हैं और फिर वो क्लास में जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, बच्चों कई जगह तो बच्चों से मंगवा भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नैतिक शिक्षा कितनी प्रभावी रूप से दे पाएंगे? यदि ये है तो बिल्कुल गलत है। और आज की तारीख में आपके ही शिक्षक जगत का यदि आप असेसमेंट करेंगे तो 60%
60% आपके शिक्षक व्यसन युक्त हैं। नहीं, आपकी अगर जानकारी है तो सही होगी, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा कहना है कि शासन स्तर से समय समय पे निर्देश जारी होते हैं सारी कि इस चीज तरह से आप लोग ना करें। हम्म। फिर शिक्षकों को मोटिवेट भी किया जाता है, उनको काउंसलिंग भी की जाती है, और यदि फिर भी शिक्षक ऐसा करता, मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं ऐसा क्योंकि मान के हम चलता हूँ। बच्चे को देखिए सर, जब तक हम बच्चे को नैतिक शिक्षा का ये पार्ट है। नैतिक शिक्षा मतलब क्या? पाउच खाया और पाउच खाए स्टेशन पे थूक दिया आपने, यही तो नैतिक शिक्षा है। बिल्कुल ठीक है ना? अब पाउच, वो टीचर ही पाउच खा के स्टेशन पे थूक रहा है, तो वो बच्चे से कैसे कह पाएगा कि भैया तू पाउच मत खाना? बिल्कुल। तो सबसे पहले एक आवश्यकता है उन शिक्षकों को भी सबसे पहले अपना अवगुण छोड़ना पड़ेगा, यदि आप समाज में नैतिक शिक्षा का पैमाना सही रूप से लागू कराना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना कि 40% बच्चों का मॉडल फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस हो सकते हैं, हम्म। लेकिन 60% बच्चों के मॉडल आज भी टीचर है। हम्म। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर टीचर कुछ भी गलत कर रहा है तो उसका सीधे सीधा सर मेरा ऐसा उसका मानना जो है, प्रभाव है वो बच्चों पे पड़ेगा, मेरा और ऐसा, गलत है तो हाँ, गलत प्रभाव पड़ेगा, और सही है तो सही सर प्रभाव मेरा पड़ेगा। ऐसा मानना है, बच्चे के लिए टीचर 100% आइकॉन होता है, 100% आइकॉन होता है। जी। और ऐसे आइकॉन होता है जो मैंने फील किया है, वो बता रहा हूँ आपको मैं, कि ए फॉर एप्पल यदि टीचर ने कह दिया है, तो उसकी मम्मा कितना भी कहती रहे, लेकिन वो यही कहेगा कि हमारे टीचर ने तो ए से एप्पल ही बताया है। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि यदि टीचर सही बता रहा है, गलत बता रहा है, क्या बता रहा है, उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क पे ऐसा पड़ता है कि वो आगे तक उसकी छवि बनाए रखता है। बिल्कुल सही है। तो टीचर तो एक कोई टीचर कोई साधारण चीज़ थोड़ी है, साधारण असाधारण चीज़ है, क्योंकि वो एक समाज का निर्माण करता है। तो वहाँ नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। बिल्कुल, ये टीचर को खुद को सोचना चाहिए कि वो केवल बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, वो एक अच्छा नागरिक को नागरिक गढ़ रहे तैयार हैं। कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों का जो अल्टीमेट जो मोटिव होता है कि एकेडमिक नहीं होता, हम्म। ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। उस राइट। ऑलराउंड डेवलपमेंट में हमें उसको एक अच्छा नागरिक भी बनाना नागरिक है। बनाना है। हम उसको एक बहुत अच्छा, मतलब आईपीएस नहीं बना पाए, आईएएस नहीं बना पाए, टीचर नहीं बना पाए, इंजीनियर नहीं बना पाए, लेकिन यदि हम लोगों ने उसको एक अच्छा नागरिक बना नागरिक बना दिया, दिया। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सही तो बात मैं है। तो ऐसा मान के चलता हूँ कि हर टीचर को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम्म। वो बच्चे में वो गुण भरे जो उसको एक अच्छा नागरिक बना पाए। यदि उनमें स्वयं में कहीं गलती है तो मैं तो ये कहूंगा 100 प्रेरणा से। अब हम्म। टीचर को कोई बहुत ज्यादा हम गाइड तो नहीं कर नहीं सकते, कर पर सकते 100 सब प्रेरणा से प्रेरणा वो से। इस अपनी जो आप गाइड, अगर कुछ है। आप यदि अभी कुछ बोल देंगे तो आपके साथ साथ मेरी और आपकी दोनों की बैंड बजने वाली है कि भैया ज्ञान मत दो, हमें पता है। लेकिन चूंकि हम सब समाज के पार्ट हैं, और हम सबकी ड्यूटी बनती है कि जो जिस स्तर से है उस स्तर से अपने समाज में कैसे एक नई जागृति लेके आ सकता है, तो उसको करना चाहिए। और मैंने तो आपको देखा है कि बहुत छोटे समय से भी जब आप आज़ाद हेल्थ क्लब को चलाया करते थे, और उसमें ही बच्चों को जो है एक नई ऊर्जा देते थे, है ना? तो तो मैं तो ये मान के चलता हूँ इन सबकी शुरुआत अपने से होती है। मैं हम्म। अपनी स्वयं की बात करूं, चूंकि आप तो जानते भी हैं मैं तो अभी चाय भी नहीं पीता। बीड़ी गुटखा पान सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। तो मैं ये मान चलो, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो फिर मैं किसी से कहने की स्थिति में भी स्थिति में, हूं। राइट। यदि मैं अगर गुटखा खाऊंगा, पाउच खाऊंगा, तो मैं किसी से कह भी नहीं क्या भी नहीं पाऊंगा। पाएंगे। तो यदि हमको सुधार करना है तो सबसे पहले अपने से करना है। तो हम्म। मैंने खुद के लिए पहले काम करता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को कुछ कह पाता हूँ। बिल्कुल। और ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक जिन बच्चों से जो बात की है, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन बच्चों पे प्रभाव तो पड़ा है, और कहीं ना कहीं उनमें परिणाम भी हमको देखने को मिले। बहुत सही बात है। अब चूंकि बात नैतिक शिक्षा और शिक्षक की चल रही है, तो क्यों ना आज वो सब बातें भी हो जाएं कि जो आम आदमी के मन में है, और वो आप लोगों से कह नहीं पाता है, क्योंकि आप लोगों के भी संगठन है, तो और फिर ज़्यादा बात हो नहीं पाती इस तरह की, चूंकि कोई तैयार नहीं होता है। तो आप एक चीज़ बताइए, चूंकि आप एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, और सरकारी स्कूल के टीचर को एक तो हीन भावना से देखा जाता ही है कि अच्छा सरकारी स्कूल के टीचर, तो उसका रीज़न क्या है कि एक तरफ तो एक ऐसा टीचर है कि जो 10-10 अवार्ड लेके आ रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, और एक तरफ वो टीचर है कि जो स्कूल तो जाते हैं और मालूम चलता है कि उनकी अपनी क्लास तो भूल जाइए, वो पेड़ के नीचे बैठ के ही अपना टाइम करके आ जाते हैं। तो नैतिक शिक्षा जहाँ बच्चों के लिए जरूरी है, तो क्यों ना टीचर के लिए भी नैतिक शिक्षा होनी चाहिए ना? बिल्कुल।
इसमें एक प्रश्न तो ये हो गया, इसका आंसर आप दीजिए। दूसरा प्रश्न एक और इसी के साथ में है कि एक टीचर जो है वो 60-70 हज़ार मिनिमम सैलरी मान लीजिए उसकी होगी, और वो अपने बच्चे जो है 6 हज़ार वाले जो टीचर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनसे पढ़वाता है, और 60 हज़ार की तनख्वाह लेके वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा। ऐसा क्या कारण है? अब दोनों प्रश्न का आप आंसर मेरे को दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक शिक्षक की बात है जी। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि शिक्षक को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने में सुधार करेंगे, तो ही वो बच्चों के रोल मॉडल बन पाएंगे। ठीक बात है। दूसरी बात है कि बच्चों को वो छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं या ज़्यादा फीस वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैंने फिर कहा कि हमें यदि कहीं परिवर्तन करना है, यदि हमें कहीं कोई संशोधन करना है, तो उसकी शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। अब सारे शिक्षक एक से, ये मैं नहीं, बिल्कुल अपन मानने सारे को तैयार नहीं सारे हूं। तो इस देश हाँ, में, लेकिन अपवाद हर जगह हो हम सकते ये नहीं हैं। कह रहे सारे तो पूरे देश में कोई चीज होती नहीं है, अपवाद हो है ना? सकते हैं। लेकिन 80-20 का रेशो होता है, हाँ, अपवाद हो सकता है। 80-20 का रेशो हो सकता है ना? तो मैं अधिकतर यही देखता हूँ कि अकेले शिक्षक से ही मतलब नहीं है। कलेक्टर से लेके आईएएस से लेके आईपीएस से लेके जितनी भी मशीनरी है हमारी सरकारी, वो सरकारी सुविधाएं तो भोगती है, जो सुविधाएं हैं वो, और मालूम चलता अपने बच्चों को कहाँ प्राइवेट का सुख भोगवाती है। तो ये अकेला प्रश्न शिक्षक के ऊपर नहीं है, ये पूरी मशीनरी के ऊपर है। कलेक्टर अपने बच्चे को जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगेगा, तो मुझे लगता है कि फिर किसी स्कूल में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा ना, शुरुआत अपने से होती है। और मैं लेकिन ये आपसे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। शुरुआत मैंने अपने से तो कर दी। चलिए, बहुत बाकी अच्छी कोशिश करेंगे कि सारे लोग ऐसा करें। हाँ। आपकी बात सही है, यदि शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के बच्चे शासकीय स्कूल में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें सुधार तो होगा। नहीं, लेकिन ये चीज मैंने थोड़ी समझ नहीं पा रहा, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया, ऐसा क्या कारण है? मैं समझ गया, मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। अब लोग समझेंगे तो वो भी पढ़ाने लगेंगे। चलिए, आप उस चीज को टालना चाह रहे हैं। चलिए, तो अभय जी, अभी तक जो भी बात की हमने वो सब नैतिक शिक्षा पर ही बात चल रही है, और नैतिक शिक्षा तो अकेला हम का बच्चों के लिए, ये तो सभी के लिए एक समान रूप से पार्ट है। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज शिक्षित हो गया व्यक्ति, करीब करीब 90% आप मान सकते हैं शिक्षित हो गया समाज। लेकिन एक समय ये था कि जब अशिक्षित था समाज, और अशिक्षित था तो आपने देखा होगा मोहल्ले में हमारी माता बहनें अपने घर का झाड़ू लगाती थी, घर के आंगन बाहर का सड़क भी झाड़ती थी। आपने देखा होगा उतनी सड़क झाड़ लेती थी वो, और झाड़ कर वो कचरा वहीं नहीं छोड़ती थी, उठा के ले जाके अपने पीछे जो उनके घूरा या कचरे का जो वो होता उस पर वो डाल देती थी। ठीक, और अपने पूरे घर का कचरा डाल के वहाँ इकट्ठा होता था वो, और उसमें फिर जो हर घर में जो गाय वगैरह होती थी तो उसका कचरा वो बरसात में उसको वो खाद बन जाता था, और बाद में मई जून में वो खेतों में डल जाता था। एक पीढ़ी तो वो थी, और दूसरी पीढ़ी ये है कि बढ़िया जीन्स टॉप कपड़े अप टू डेट देखने से ऐसा लगेगा कि ये वाकई में बहुत ब्रिलियंट और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पॉलिथीन में लेते हैं, स्कूटी से चलते हैं, और चलते चलते डंप कर देते हैं। तो इन दोनों में किसको आप सही मानते हैं? ये शिक्षा सही है, वो अशिक्षित सही थे? देखिए, आपने चूंकि महिला शक्ति से रिलेटेड बात शुरू की है, तो हमने हमारी दादी को, परदादी को, और आपने भी और सबने भी वो समय भी देखा है जब उनके पल्लू में चवन्नी, अठन्नी, पंजी और दस्सी बंधी रहती थी। हमने वो समय भी देखा है। तो आज जब आपने जीन्स टॉप की बात की है, अब हमने ये समय भी देखा है कि आज हमारी जो मातृशक्ति है वो डिजिटल पेमेंट कर रही है। तो ये समय का परिवर्तन तो है। अब कौन अच्छा है कौन अलग है ये अलग बात है, लेकिन वो परिवर्तन तो है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे दादा परदादा, दादी परदादी, नानी, तो जो भी काम उन्होंने किए हैं या करते रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके हर काम के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन रहा होगा।
ठीक है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब कोविड आया था तो हम लोगों ने वही काम शुरू किया, हाथ पैर धो के अंदर जाएंगे, हम लोग कपड़े बाहर उतार के जाएंगे, नहाए बिना अंदर नहीं जाएंगे। और ये हमारे दादा परदादा तो पहले से ही करते करते रहे। थे। जैसे वो घर जाते थे तो पहले बाहर ही उनके एक पानी का स्थान होता था, पैरों पे पानी पैरों पे डालते डालते थे। थे। और यदि नहीं भी डाल पा रहे हैं, मान लो कोई गलती से अंदर को जा रहा है, दादी ने देख लिया, नानी ने देख लिया, तो वो एक हाथ में पानी लेके और मारते मार थे, देते थे। हम बोलते थे सींचर ले दिया, सींच दिया उनको। मतलब हम लोगों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो चाहने थी वो वहीं के वहीं वहीं के रुक वहीं गई। रुक गई। बिल्कुल ठीक तो बात। मैं तो ये मान के चलता हूँ, उनके अपने साइंटिफिक रीजन थे, समय के परिवर्तन ने चेंज जरूर जरूर किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो चीज बेहतर थी आज के उस समय। ये नहीं कह रहा कि मतलब आज की चीज खराब है, समय के हिसाब से ठीक नहीं, है। चीज सही पर गलत की बात नहीं है। बात ये है कि आप कचरा जो है, इतने शिक्षित होने के बाद भी कचरा यदि आप नाली में डाल रहे हैं, कचरा यदि आप सड़क पर डाल रहे हैं, कचरा यदि आप चलते फिरते कहीं भी डंप कर रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा की फिर क्या आवश्यकता है? भाई उस समय यही होता था ना कि कचरे का जो था रिसाइकिल जो भी था वो पहले से ही करते आए, और हम लोग क्या कर रहे हैं अब साइंटिफिक तरीके से उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो फॉलो उन्हीं साइंटिफिक को कर तरीके रहे से हैं, रिसाइकिल फॉलो हम उन्हीं को कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अपनी ड्यूटीज हैं उनके प्रति हम लोग थोड़े से कहना चाहिए कि इग्नोर कर रहे हैं। क्या नहीं, हम थोड़े से नहीं, ये तो सरासर मतलब इसको हम इसको आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आप मालूम चाहे और ना, इसके लिए अपन किसी को ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ये सही है। बिल्कुल कहीं से सही नहीं है कि आप यदि शिक्षित हैं तो शिक्षित होने का मतलब आप दिखाई देना चाहिए। अच्छा चलिए, इस बात को छोड़ दीजिए, अब मुझे ये बताइए शिक्षा शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है? वो क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल एकेडमिक नहीं होना चाहिए। बच्चा ठीक है एकेडमिक पढ़ रहा है, उसको कोई उसका अपना टारगेट हो सकता है, पर मैं फिर एज टीचर अगर बात करूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके साथ साथ उसके अंदर सिविक सेंस भी डेवलप होना चाहिए। होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि यदि हम रोड पे चल रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड चले। हम और हम ये यूरोपीय कल्चर में तो ढलना चाहते हैं, फटी जीन्स तो पहनना चाहते हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन अपने शहर को रखने की जो एक मानसिकता यूरोप में है वो हमारे अंदर हम जनरेट नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और चूंकि हमारा दायित्व है कि हम समाज को चेतना दें। हो सकता है कि आज जो हम बात कर रहे हैं इस पर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, और लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा भी लगे कि नहीं यार, अपने को कचरा सड़क पे नहीं डालना चाहिए। ये कोई नगर पालिका का काम नहीं है, या नगर पंचायत का काम नहीं है, या महानगर पालिका का अकेला काम नहीं है। ये दायित्व हमारा भी है कि हम अपने शहर को कैसे सुंदर रख सकते हैं। सुंदर रखने के लिए कोई जरूरी थोड़ी कि आज यदि जो सफाई मित्र जो आता है साफ करने के लिए, वो भी तो इंसान है। आप लेते हैं कचरा नाली में डंप कर देते हैं। तो ये डंप जब कर रहे हैं तो फिर शिक्षित होने के बाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको फिर शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नहीं, पर इसमें होना चाहिए। मैं फिर भी इसमें सहमत हूँ कि सिविक सेंस तो व्यक्ति के अंदर डेवलप होना चाहिए। हम जानते हैं बड़े लोग हैं, जब हम देखते हैं कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, बड़े बड़े मकान बनते हैं, तो पता लगता है कि 20 लाख 40 लाख 50 लाख का मकान तो बनता है, लेकिन जब 1000 रुपए की नाली बनाने की बात आती है तो वो शासन शासन के लिए नाली रोड छोड़ देंगे, शासन वो के ऊपर शासन शासन करेगा। तो हम हर चीज शासन से अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ हमको भी करना पड़ेगा। जी। जब कुछ हम करेंगे कुछ शासन करेगा, मिल बांट कर ही हम लोग कोई बहुत अच्छा कर पाएंगे। और वन साइडेड कभी ये काम नहीं होता, नहीं हो सकता। यदि अकेला शासन चाहे तो वो नहीं कर सकता, अकेले हम चाहे तो नहीं, शासन यदि कोई चीज बना के दे सकता है तो उसको मेंटेन करने का तो हमारा काम है ना। हम उसी को पता चलता है शासन ने रोड बनाया, हमने उसको खोद दिया, है ना। तो ये सिविक सेंस ये की टू वे होना चाहिए, होना चाहिए लोगों में, ये चीजों की बात आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, या अन्य किसी या प्रशासनिक हो, उसमें हर कार्यक्रम में ये सिविक सेंस की बात होनी चाहिए। चाहे वो शासन स्तर पर हो, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर, या वो हमारे स्तर पर, सिविक सेंस की बात होनी चाहिए। क्योंकि बार बार जब हम ये चीज कहेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए, तो और इसी के लिए परिवर्तन आ रहा है। आज मोदी जी के करने के बाद से स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता आई, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आई है, जागरूकता आई है। लेकिन हंसी वाली बात ये आ रही कि यार हमको आपको कहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। और एजुकेशन में सुधार का जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं एक नैतिक शिक्षा पे, वही इसका एक माध्यम है, और उसी माध्यम से मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब हम आते हैं ट्रैफिक व्यवस्था के ऊपर। आपने देखा होगा, चूंकि ये सब बातें आज इसलिए आपसे कर पा रहा हूँ, आप उसका उत्तर सही तरीके से दे पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ।
आपने देखा होगा जब भी ट्रैफिक जैम होता है तो एक साइड से मोटरसाइकिल लगी रहती है और दूसरे साइड से ही मोटरसाइकिल लगी रहती है। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों तरफ मोटरसाइकिल लग जाती है। ठीक। तो भैया जब दोनों तरफ मोटरसाइकिल लग जाएंगी, जो ट्रैफिक 5 मिनट में क्लियर हो सकता था उसके लिए 1 घंटा लग जाता है। तो क्यों ना क्यों ना ऐसे लोगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, या उनको कोई समझाइश दी जाए कि भैया एक लाइन में लगे रहेंगे, हो सकता है लंबी लाइन दिखेगी लेकिन वो क्लियर जल्दी होगी, और यदि आप उसी के मुंह पे जाके लगा देंगे तो कैसे क्लियर होगी, वो तो और ट्रैफिक जैम हो जाएगा। वही मैंने कहा ना कि सिविक सेंस की हर जगह जरूरत है। हम्म अभी जिस राष्ट्रीय शैक्षणिक संगोष्ठी में मैं गया था, हम्म वहाँ के वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, हम्म उन्होंने वहाँ एसीपी ट्रैफिक मैडम सुप्रिया चौधरी करके थी, उनको बुलाया था। जी। तो ये बात उन्होंने कही थी हम्म कि भाई ये हम क्यों कह रहे हैं, ये बात हम्म हम आपसे क्यों कह रहे हैं, हम्म भाई ये तो आपको पता होना चाहिए ना हम्म कि अगर हम क्यू में नहीं रहेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वालों को नुकसान होगा और हमको भी नुकसान होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये आदमी के अंदर होना चाहिए कि अगर क्यू लगी है तो हम क्यू में चले। आप कहीं जाके मोटरसाइकिल लगा भी दोगे तो सीधी सी बात, अगर कहीं थोड़ा बहुत स्पेस होगा, निकलने की जगह निकल ही नहीं हाँ थोड़ा बहुत स्पेस होगा भी, तो वो भी आप ब्लॉक कर रहे ब्लॉक हो। कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इसके लिए भी हम लोग को प्रयास करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? जैसे अपन एक छोटा सा प्रयास शुरू करें, क्या प्रयास हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि जो आयोजन होते हैं, हम्म। धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, प्रशासनिक आयोजन है, उसपे सिविक सेंस में भी ये चीज भी सिविक सेंस के अंदर आती है ना, स्वाभाविक तो सी ये बात। सिविक सेंस पे हमको बात करनी चाहिए। हम्म जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम्म हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो सिविक सेंस की बात हर प्लेटफॉर्म पे जाके करें। भाई दिक्कत उनको भी कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक ट्रैफिक बात है। जाम हो रहा है तो पुलिस परेशान हो रही है, सभी परेशान होते हैं। प्रतिनिधि हमारे परेशान हो रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। जब हम्म सभी परेशान हो रहे हैं तो सब हम्म, मिलके अगर उस पर काम करेंगे तो शायद हमको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अभय जी, बातें तो बहुत सारी हैं, और चूंकि समय की पाबंदी है इसलिए आगे कभी समय मिलेगा तो फिर आपको हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे, और नैतिक शिक्षा के इस क्रम को हम आपके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जो बातें हो गई हैं उसके अलावा भी हम और क्या प्रयास कर सकते हैं, और अच्छे जो टीचर्स होंगे, अच्छे जो समाज में लोग होंगे, उनको भी हम इस मंच पर बुला के और इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और आप और हम मिलके एक अच्छे सभ्य समाज के निर्माण में जो हमसे सहयोग बनेगा वो करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।